जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र सर। गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। अपने गौरव सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम सर। आपने वो लिख लिए दोनों के दोनों कंप्लीट सर स्पेसिफिकेशन? मैं नहीं लिखे, आज लिख के भेजूंगी सर, कल करना नहीं हुआ मेरे से। सर एक डाउट सर, अपन हम लोग वो क्या हुआ था, एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, विच फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का हम लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या सर? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन फॉर्म 4 कैन वी अप्लाई? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म 4 कैन बी अप्लाइड। यस, उसमें एफईआर के रिप्लाई में है फॉर्म 4। ओके ओके। मीन्स आप क्या समझ पा रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा, बट एफईआर के रिप्लाई में फॉर्म 4 आता है। करेक्ट करेक्ट, करेक्ट। अंडरस्टूड। गौरव सर, नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है। क्या बात है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज कहाँ पर है ये, क्यों, कौन सी जगह है? सर ये स्टडी, बेडरूम प्लस स्टडी स्टडी रूम। पूरा स्टडी रूम है। हाँ, परफेक्ट हाँ। स्टडी लोकेशन है। हाँ। गौरव सर, कहाँ तक आपने रिवीजन किया है सेक्शन 1 से लेके? सेक्शन 1 से 34 तक ही है। 34 तक। 34 तक किया है ना सर? तो हाँ। सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट। शॉर्ट टाइटल का एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। 2, सेक्शन 2 is regarding definitions and interpretation. 3, Section 3 is what are not inventions. 4, 4 is atomic invention related atomic energy is not patentable. 5, Section 5 is omitted by 6, 2005 amendment. 6. Section 6 is who can apply for the patent. Uh, ओके। who can apply for the patent? These are three, four. Legal representative assignee and true and first inventors, and whose are हम्म। not in section 3134. हम्म। Uh, and section 5, after section 5 is application, I think, form. हाँ, section 7 is form, and सेक्शन 7 में रूल नंबर कोई एसोसिएटेड? rule are associated 10, 18, 10 19 नंबर and पे क्या 20. है सर? 10 नंबर में क्या है 10 रूल 10? नंबर में proof of right, हम्म। the कितने? form 1 टाइमलाइन कोई प्रूफ ऑफ राइट की? with a 6 month form date of application. ओके सर। देन सर For सेक्शन 8? rule section 8 is statement and undertaking. इसमें एक ओके। अमेंडमेंट है। रूल 12 से रूम फॉर्म 3 फाइल करने के लिए अमेंडमेंट था। पहले पहले डेट ऑफ अमेंडमेंट विद हम्म। 3 मंथ डेट। हम्म। फॉर्म 3 फाइल करना होता है। हम्म। अभी डेट ऑफ फाइलिंग से विद इन 6 मंथ हम्म। फाइल करना होता है विद फॉर्म 3। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के साथ फॉर्म 3 की डिटेल्स। देनी होती है। हाँ, देनी होती है विद रिप्लाई। हम्म। रिप्लाई करने कर रिप्लाई के लिए हम्म। सपोज कंट्रोलर डिमांड करे तो विद इन 2 मंथ्स। ओके, 632। एंड सारी टाइमलाइंस को एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अनदर। 3 मंथ्स अगर फॉर्म 4 फाइल और फॉर्म करते 4 हैं की फीस? बिफोर। फॉर्म 4 की फीस आई थिंक फ्री होता है।
नहीं, टू फीस थाउजेंड रुपीज पर मंथ। 2000 per month. सेक्शन 9। Section 9, Section 9, provisional and complete specification. ओके, फॉर्म नंबर। इसमें फॉर्म चलिए, नंबर, फॉर्म प्रोविजनल से कंप्लीट कब तक फाइल करना है? हाँ सर, विद इन 12 months. ओके, पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? पोस्ट डेटिंग अप टू 6 months, मंथ। 6 months, 6 months कर जी। सकता सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट। है। स्पेसिफिकेशन और रूल 13, हम्म। और उसमें मेंशन किया है कि टाइटल 15 वर्ड्स में करना है, और हम्म। एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड्स में। हम्म। एब्स्ट्रैक्ट में टाइटल, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल यूज कंपलसरी है। अगर आपको यानी इन्वेशन केमिकल फार्मूला को डिनोट करता है तो वो ऑप्शनल है, वो भी लिखना हम्म। यानी जरूरी है। और सर रूल वहाँ पर वन, बायोलॉजिकल मटेरियल की टाइमलाइन। बायोलॉजिकल मटेरियल की टाइमलाइन, डिपॉजिट कब? चलिए, फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन। Form number 5, at the time of complete specification, within 1 month. और वो 1 मंथ का एक्सटेंशन किस फॉर्म से? Form number 4 से। और उसके रुपीस? रुपीज अभी 480। 2000, फोर फोर एटी फोर एटी फोर एटी जी। एंड मैडम, कंबाइन। बायोलॉजिकल मटेरियल का डिपॉजिट Sir, on before date of filing, sir. एंड उसका रेफरेंस? Reference within 3 months. फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो? Sir, on or before Form 9, sir. परफेक्ट मैम। गौरव सर, समझ गए? हाँ हाँ सर। जी। सेक्शन 11 किसके लिए गौरव सर? प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स है। हम्म। सपोज यानी जब अ, जब भी क्लेम तो फुल्ली डिस्क्लोज होता है, वो एज अ डेट ऑफ क्लेम कंसिडर हो जाता है। जैसे कि प्रीवियस में हाफ एक्सप्लेनेशन दिया क्लेम का, फिर नेक्स्ट डेट में कंप्लीट क्लेम डिस्क्लोज किया, तो वो डेट डेट ऑफ क्लेम कंसिडर किया जाएगा। 11A। 7 में पब्लिकेशन, पब्लिकेशन किस फॉर्म से होता है? अर्ली पब्लिकेशन। फॉर्म फॉर्म 9 से होता फॉर्म है। 9 की फीस कितनी होती है? विद इन 1 मंथ। फीस कितनी होती है? सपोज फीस कॉलम में, और अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल नहीं किया तो क्या होगा? 18 मंथ में पब्लिश होगा सर। हम्म। 18 मंथ में पब्लिश होगा। ओके, 18 मंथ सील कंप्लीट होते ही पब्लिश होगा। एंड कौन सी तीन 18 कंडीशन है जहाँ पर पब्लिकेशन नहीं होगी? सीक्रेसी डायरेक्शन, अगर प्रोविजनल क्लासिफिकेशन करने के बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं किया विद इन 12 मंथ्स तो कैंसिल होगा। हम्म। और फॉर्म 29 फाइल कर लेते हैं विद इन 15 मंथ, बिफोर 3 मंथ ऑफ नॉर्मल डेडलाइन ऑफ 18 मंथ्स, तो उस केस में सपोज विड्रॉ हो जाता है हम्म। एप्लीकेशन, तो उसमें 90% फीस जो है, सपोज फॉर्म 18 फीस मैंने फिलअप किया होगा तो 90% रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन की फीस वापस मिल सकती है। ओके। तो फिर। पब्लिकेशन तो स्पेसिफिकेशन पब्लिश नहीं होता, हाँ नहीं सर। होगा। और सर 12 सेक्शन नंबर 11B किसके लिए है? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 18 से भी होते हैं। फॉर्म 18 नंबर का फीस? 18 का फीस, आई थिंक फीस का 18 का फीस 4K है। हम्म। सपोज डायरेक्ट करते हैं तो सपोज फॉर्म 18 और बाद में फॉर्म 18A करते हैं तो 4-4 हजार ऐसे पड़ेगा। जी। वैसे नॉर्मल पीसीटी से नॉर्मल पर्सन फाइल करता है तो कब फाइव तक सिक्स हंड्रेड कब तक फाइल करना है? अमेंडमेंट्स के बाद 31 मंथ
एन आई 15 मार्च 2024 से के बाद पहले। 31 मंथ्स, उसके पहले 48 मंथ्स हम्म। एफआईआर फाइल करना होती है। हाँ सर। और सर ये 311 एंड 21 15 डेज पता है? 15। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। थ्री वन जी सर। वन एंड 21 15 डेज मैं याद रखूंगा, आपको समझा दूंगा। ओके। ओके। अब आता है, अब आते हैं तो सेक्शन नंबर 12। 12 किसके बारे में बात करता है सर? एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड 13 किसके बारे में रिगार्डिंग बात करता है? 13 एंटीसिपेशन बाय एंड प्रायर प्रायर। क्लेम और प्रायर पब्लिकेशन। ओके। 14 किसके बारे में बात करता है? एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट अबाउट एग्जामिनर्स रिपोर्ट 15 किसके बारे में रिगार्डिंग बात करता है? स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन टू रिफ्यूज या अमेंड कर सकते हैं कंट्रोलर पावर्स रिगार्डिंग। 16। 16 डिविजनल एप्लीकेशन, ओके, यानी डिविजनल कब एक फाइल ही हो सकती है, कौन कौन फाइल कर सकते हैं? एक ही अमेंडमेंट के बाद अप्लीकेंट भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट के पहले कंट्रोल ही कर सकते थे। सपोज अप्लीकेंट को लगा कि एक ही एप्लीकेशन में दो अप्लीकेंट पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो अप्लीकेंट कर सकता है विद इन 6 मंथ्स अंडर रूल 13(2) विद इन 6 मंथ ए। नहीं है, बिफोर एनी टाइम बिफोर ग्रांट है। बिफोर एनी टाइम बिफोर ग्रांट है। एनी टाइम। हाँ सर। नहीं, अच्छा है, आपने आपने कहाँ से प्रिपरेशन की है सभी? सर वीडियो से आपकी वीडियो से। प्रिपरेशन की? हाँ, वीडियो से। अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम रुकते हैं। एट द एंड आज मेरा एक टारगेट है कि आपको मैं एक सेक्शंस तक लेके जाऊं। अगर वहां पर अचीव हो जाता है तो वापस हम एट द एंड वापस रिवीजन करेंगे। परफेक्ट। बट मुझे यही देखना था कि आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो मेजोरिटी आपने 80% ऑफ आंसर्स दिए हैं इस बार। भले ही आपने देख के दिए, मगर यू आर ऑन नाउ नाउ ऑन राइट ट्रैक। आपने जो कल मेहनत की है बहुत ज्यादा की है, एंड दैट्स रियली नाइस। दैट्स सुपर वंडरफुल। तो मैडम हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? 34 तक ना, अब 35 से 34 करना है। secrecy detection से। चलिए आगे बढ़ते हैं सीक्रेसी डायरेक्शन से। सबसे पहला पॉइंट सेक्शन नंबर 35 में कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की है और वो एप्लीकेशन फॉल होती है अंडर सीक्रेसी डायरेक्शन, यानी रिलेटेड टू डिफेंस है, तो सबसे पहले कंट्रोलर उस एप्लीकेशन का पब्लिकेशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर कंट्रोलर उस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन नोटिस देंगे किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये दो एक्टिविटी होती है एज पर सेक्शन नंबर 35। लिख लीजिए। हम्म। यस सर। जी। एक ही मिनट। अब ऐसी तीन कंडीशन है। अब आगे क्या होगा? सपोज ये सारी चीजें तो हो गई कि जहां पर कंट्रोलर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया
पब्लिकेशन पे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था सेक्शन नंबर 11A में, कि सिक्रेसी डायरेक्शन में अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, रिस्ट्रिक्शन लगेगी पब्लिकेशन में, और नोटिस भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचती है कि हाँ, ये जो एप्लीकेशन है वो सिक्रेसी डायरेक्शन से रिलेट करती है, तो उस पे रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहेगा, पब्लिकेशन नहीं हो पाएगा। और अगर कंट्रोलर या सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ये फेवर में है कि नहीं नहीं, ये डिफेंस से रिलेट नहीं करती है, तो इस पे से सिक्रेसी डायरेक्शन हटा दिया जाएगा और जो एप्लीकेशन है उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। यस सर। तीसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंट्रोलर को नहीं लग रहा है कि इस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगानी चाहिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन भी कर सकती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को आदेश दे सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंट्रोलर ही सिक्रेसी डायरेक्शन में सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। दैट इज सब क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 35। यस सर। ओके मैडम, अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 में। सेक्शन 36 कहता है सिक्रेसी डायरेक्शन टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड। सिक्रेसी डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। अभी तक हमने देखा एक एप्लीकेशन थी जो अगर डिफेंस से रिलेट करती है तो उस पर पब्लिकेशन का रिस्ट्रिक्शन होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस जाती है। अब एप्लीकेंट पब्लिकेशन, यस सर, एनी डाउट? नो सर। ओके, अब एप्लीकेंट है वो क्या क्या कर सकते हैं, यानी कब कब पब्लिकेशन हो सकता है। तो पहली बात है कि एप्लीकेंट खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंट्रोलर को कि सर मेरी एप्लीकेशन सिक्रेसी डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है, और अगर उनकी रिक्वेस्ट रीजनेबल लगे कंट्रोलर को तो कंट्रोलर उनकी एप्लीकेशन से सिक्रेसी डायरेक्शन हटा सकते हैं। तो दिस इज वन कंडीशन जब सिक्रेसी डायरेक्शन हट सकती है। दूसरी कंडीशन, हर 6 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रिव्यू करती है। हो सकता है कि 6 महीने पहले वो एप्लीकेशन सिक्रेसी डायरेक्शन में रखने जैसी थी, बट 6 महीने के अंदर अंदर और किसी कंट्री ने भी वैसी ही चीज पब्लिक डोमेन में डाल दी है, तो फिर वहां से सिक्रेसी डायरेक्शन रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे केसेस में हर 6 महीने पे सिक्रेसी डायरेक्शन में रही हुई एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 6 महीने के बाद जो भी उसकी इफेक्ट है वो नोटिफाई करती है कंट्रोलर को। एंड कंट्रोलर जब वो नोटिफाई होते हैं वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो देते हैं एप्लीकेंट को। और ये 15 दिनों की टाइमलाइन मेंशन है रूल नंबर 72 सब क्लोज 1 में। और अगर ये 6 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि अब ये एप्लीकेशन सिक्रेसी डायरेक्शन के अंदर रखने जैसी नहीं है, तो फिर उस एप्लीकेशन की पब्लिकेशन हो जाएगी। और तीसरा केस, जहां पर कोई भी एक एप्लीकेंट बाहर का है, आउटसाइड इंडिया का है, और वहां का एप्लीकेंट होने की वजह से उनका इन्वेंशन वहां पर ऑलरेडी डिस्प्लेड हो चुका है। कहां पर? बाहर, आउटसाइड इंडिया में। तो फिर इंडियन एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा के हम कुछ कर नहीं सकते, उसको सीक्रेटली यानी छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि एक एप्लीकेंट कहाँ का है? बाहर का है। इसी वजह से उस केस में भी पब्लिकेशन को करने दिया जाएगा, सिक्रेसी डायरेक्शन को रिमूव कर दिया जाएगा। सो देर आर 3 कंडीशन जहां पर सिक्रेसी डायरेक्शन रिमूव होगी। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट 6 महीने में रिव्यू करे और बाद में कहे कि अब रिमूव कर दो,
दूसरी है एक एप्लीकेंट कोई भी आउटसाइड इंडिया का हो, जहां पर इन्वेंशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो चुका हो आउटसाइड इंडिया में। एंड तीसरा है अगर एप्लीकेंट खुद रिक्वेस्ट करे और समझाए कंट्रोलर को कि सर मेरी एप्लीकेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन सीक्रेसी डायरेक्शन में नहीं आ सकती है। अगर कुछ भी ना समझ में आता हो तो क्वेश्चन कीजिएगा। सर एप्लीकेशन फाइल एप्लीकेशन फाइल can be possibly by public applicant also or private applicant means government institution से भी जा सकते हैं जैसे कि डीआरडीओ क्या जा सकता है? and DRDO related innovations suppose private सॉरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हम्म। इंस्टीट्यूट से एप्लीकेशन किए जाते हैं तो इसमें कुछ वो रोल नहीं है ना वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है नहीं नहीं है Direct, ना, डीआरडीओ बीच में आएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन डीआरडीओ से रिलेटेड है तो डीआरडीओ को भेजी जाएगी। हाँ, What is DRDO, sir? डिफेंस रिसर्च क्या होता है सर? डीआरडीओ डिफेंस डिफेंस रिसर्च। अरे इतना अभी ऑर्गेनाइजेशन है मैडम, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी Okay. अपनी आर्मी के जो भी रिसर्च होते हैं ना वो डीआरडीओ में ही होते हैं। सर ये एरो मार्क एप्लीकेंट आउटसाइड इंडिया का 15 डेज आ रहा है। नहीं नहीं मैडम, वो आ रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को देगी वो हाँ। कंट्रोलर को 15 दिनों में एप्लीकेंट को भेजनी है। आउटसाइड इंडिया इज अ थर्ड क्लोज के, अगर कोई एप्लीकेंट आउटसाइड इंडिया का है तो फिर सिक्रेसी डायरेक्शन लगा के कोई फर्क नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म। हाँ सर सेंट्रल वो मिनिस्ट्री डीआरडीओ के पास भी हम्म। डेटा शेयर कर सकती है या तो जी कोई सर। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव देन 6 months डीआरडीओ को ऐसा लगे कि अब ये सिक्रेसी डायरेक्शन में रखने जैसा नहीं है तो डीआरडीओ इन्फॉर्म करेगा। आप मीन्स 6 6 महीने के इंटरवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है कंट्रोलर को। डीआरडीओ कंट्रोल सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को कहेगी। कंट्रोलर के पास जब इंफॉर्मेशन आई वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी एप्लीकेंट को। Sir, in periodical review by government every 6 months, the हम्म applicant will be informed by controller within 15 days, right? हम्म। Yes, sir. डन मैडम। ओके अगेन नेक्स्ट। अब आते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ द सिक्रेसी डायरेक्शन। पहला कंसिक्वेंसेस, एप्लीकेशन जो भी सिक्रेसी डायरेक्शन के अंदर होती है कंट्रोलर उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ग्रांट देने से मना नहीं कर सकते हैं। कांट रिफ्यूज टू ग्रांट। फर्स्ट कंसिक्वेंसेस, राइट इट डाउन। यानी कंट्रोलर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर आपकी एप्लीकेशन तो सिक्रेसी डायरेक्शन में है अब इसकी ग्रांट नहीं हो पाएगी। नो, ही कैन नॉट से लाइक दैट।
सेकंड कंसिक्वेंसेस। फर्स्ट आ गया, अब सेकंड पे आइए। सेकंड कंसिक्वेंस है कि ये जो डिसीजन लिया कंट्रोलर ने कि एप्लीकेशन पब्लिश नहीं करने दी जाएगी, वो कंट्रोलर का डिसीजन अपीलेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। थर्ड कंसिक्वेंसेस, अगर सिक्रेसी डायरेक्शन में रहते हुए एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया है अंडर सेक्शन 100, 101, 102, सॉरी 103, नॉट 2, 100, 101 एंड 103, ये सेक्शन के अंदर यूज किया है गवर्नमेंट ने, तो जब वो एप्लीकेशन ग्रांट होगी, यानी सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हो जाएगा और बाद में जब ग्रांट होगी तब सोलेशियम दिया जाएगा, जितने पीरियड के लिए यूज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतने पीरियड के लिए तो सोलेशियम मिलेगा। ये बात कही गई है। नो रेन्यूअल फीस सर। सर सर आई थिंक नेटवर्क इशू है या शायद। नेट में इश्यू लग रहा है। हाँ। चला गया ना। और रीजन होंगे सर। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ सर, वो सर। स्लाइड वापस चाहिए सर। जी मैडम। वो स्लाइड वापस ऑन कीजिए, चला जी गया। जी जी मैडम। सर हाउ अबाउट रेन्यूअल फीस सर? हाँ जी, सिक्रेसी डायरेक्शन में एप्लीकेशन जितने टाइम तक रहती है उतने टाइम तक कोई रिन्यूअल फीस एप्लीकेशन की। ओके। सर ये 100, 101, 102 100, 100, 101 एंड 103 ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं के। फॉर गवर्नमेंट पर्पस, फॉर गवर्नमेंट पर्पस। यानी आपकी एप्लीकेशन डीआरडीओ में गई और उनको अच्छा लगा आपका इन्वेंशन, तो डीआरडीओ आपकी एप्लीकेशन का यूज कर सकता है भले ही सिक्योरिटी डायरेक्शन लगी हो। एग्जाम्पल आई कैन गिव सर, उरी में वो जो बर्ड का यूज किया था ना, इन्वेंशन, ओके। यू सॉ। हाँ, रोबोट वर्ड। या हम्म। तो सच काइंड ऑफ इन्वेंशन अगर है और वो सिक्योरिटी डायरेक्शन के अंदर है तो वो यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी डायरेक्शन में रहते हुए भी। पब्लिश नहीं होगा। पब्लिश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मगर गवर्नमेंट यूज करेगी। और गवर्नमेंट यूज करेगी तो जब आपकी पेटेंट ग्रांट होगी उसके बाद में आपको सोलेशियम भी मिलेगा, यानी थोड़ी सी रॉयल्टी भी मिलेगी उसकी। सर यहाँ पे 48+4 आएगा कि 31+4 आएगा सर अभी?
48+4 किसके लिए? Secrecy direction for 4 months examination window can be नहीं, वो अभी अभी आएगा, अभी तो Oh, सेक्शन 37 में आप 37 में नहीं, ये 38 की बात है। okay. हम्म? इतना क्लियर हुआ मैडम? Yes, sir. सर इतना क्लियर हुआ? सिक्रेसी हाँ डायरेक्शन में हाँ कोई भी एप्लीकेशन है तो उसे कंट्रोलर रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, और अगर ग्रांट हो गया और ड्यूरिंग द सिक्रेसी डायरेक्शन अगर गवर्नमेंट ने यूज किया है अंडर सेक्शन 100, 101, 103 तो सोलेशियम मिलेगा। एंड सिक्रेसी डायरेक्शन में जितने पीरियड तक सिक्रेसी डायरेक्शन था उतने पीरियड तक कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं देनी। आगे मोस्टली बढ़े सर ये जी। मोस्टली सर ये डिफेंस रिलेटेड एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड ही। जी जी, सही बात है सर। नेक्स्ट है सर रिवोकेशन ऑफ सिक्रेसी डायरेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अब बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में। मान लीजिए एक एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी ऑन 1/1/23 को, उस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा ऑन 1/5/23 एंड सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुआ ऑन 1/7/23। तो इसके लिए हमें फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल करना है, ये क्वेश्चन है। तो फॉर्म नंबर 18 फाइल करने के लिए टाइम होगा एज पर सेक्शन 38 6 month from date of revocation of secrecy direction or 31 month from priority whichever expire later। वही अपना डिविजनल पेटेंट वाला क्राइटेरिया, 6 month फ्रॉम दी फाइलिंग ऑफ फर्दर एप्लीकेशन, यहां पर है 6 month फ्रॉम दी सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोकेशन डेट और 31 month फ्रॉम द प्रायोरिटी विच एवर एक्सपायर्स लेटर। मैडम एनी डाउट? No, no, sir. सर एक कॉल कॉल जी जी सर, जी सर प्लीज। Sir, 1 second. 6 months for the period of Form 18, sir. 6 month फॉर द पीरियड ऑफ फॉर्म 18, हाँ जी, ये टाइमलाइन है वो फॉर्म 18 फाइल करने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कब फाइल होगी उसके लिए है। सर जो फाइल हुए है 1/1/23 को, उसके बाद सिग्रेसी डायरेक्शन मिल अ, लगा लगा 1/5/23 को 1/5/23 को। एंड वो तो रिवोक हुआ रिवोक 1/7/23 को। ओके, रिवोक हो गया तो पब्लिश कर सकते हैं। रिवोक हो गया तो पब्लिश तो करना ही है। पब्लिश तो उसके बाद में हाँ एक, जैसे देखिए पब्लिश पब्लिश करने के लिए अलग से लेते हैं टाइमलाइन। पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल करना है। ओके, हाँ एग्जामिनेशन पहले होगा। हाँ नहीं, हम कब तक फाइल कर सकते हैं, ओके कब ओके होगा वो बात नहीं है, हमें फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल करना है। सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होने के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर 31 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी, ये है ओके प्रायोरिटी, ओके सर। विच एवर एक्सपायर लेटर। यस ये फॉर्म नंबर 18 की टाइमलाइन क्लियर हो गई। यस अब पब्लिकेशन की बात करते हैं।
पब्लिकेशन देखिए सर, पब्लिकेशन की इन जनरल टाइमलाइन है कि 18 मंथ के बाद, अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल नहीं किया है, फॉर्म नंबर 9 फाइल नहीं किया है, तो 18 मंथ के बाद वो एप्लीकेशन पब्लिश होगी। इट मींस यहां से अगर 18 मंथ हो रहे हैं, यहां से 18 मंथ हो रहे हैं, अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल नहीं किया है तो 18 मंथ के बाद पब्लिश होगी। और उस 18 मंथ के अंदर अगर सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हो जाती है तो वही टाइमलाइन कंटिन्यू रहेगी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल नहीं किया है, अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं डाली है, तो 18 मंथ के बाद की टाइमलाइन एज इट इज रहेगी सीक्रेसी डायरेक्शन के लिए। अगर सीक्रेसी डायरेक्शन 18 मंथ के अंदर अंदर रिवोक होता है तो 18 मंथ की टाइमलाइन इंटेक्ट रहेगी। मान लीजिए कि सीक्रेसी डायरेक्शन 20वें महीने में, यानी 18 मंथ पे नहीं, 19th या 20th मंथ पे रिवोक हो रहा है, तो उस केस में डायरेक्शन रिवोक हुआ, एप्लीकेशन सर पब्लिश हो जाएगी। सर आपका आवाज ब्रेक हो रही है सर। मैं चेंज कर लेता हूँ वाईफाई पे। एक मिनट दीजिए। ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್। ಹಾ ಹಾ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ। क्या अब मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर मैडम? यस सर। ओके जी। अब हम बात कर रहे थे पब्लिकेशन की। हाँ तो सीक्रेसी डायरेक्शन अगर 18 महीने के अंदर अंदर ही क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है, ये वो तो 18 महीने की टाइमलाइन इंटेक्ट रहेगी, करेक्ट। वहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके। अगर 18 महीने से ज्यादा टाइम तक सीक्रेसी डायरेक्शन रहता है तो उस केस में जैसे ही सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होगा उसके नेक्स्ट मंथ में ही एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी। इस कंक्लूजन पे कोई डिबेट? नो। अब तीसरा केस, मान लीजिए कि फॉर्म नंबर 9 आपने फाइल किया था, अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट फाइल की थी और सीक्रेसी डायरेक्शन लग गई, तो उस केस में भी सीक्रेसी डायरेक्शन फिर जब भी रिवोक हो, 18 महीने का फिर कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या फाइल करके रखा है, फॉर्म नंबर 9। तो उस केस में जैसे ही सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होगी, विद इन वेरी नेक्स्ट मंथ उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ये पूरी सर फॉर्म नंबर 9 के लिए टाइमलाइन। यस सर। सर ऐसे क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है लग सकता है सर आपको। पब्लिकेशन सर इन्वेंटर्स के हाथ में रहता है कि कहाँ पे पब्लिश करना है, कि बाय गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गेजेट में ही होता है। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है ना सर? ऐसे तो दूसरा का ऑप्शन नहीं है? नहीं, तो ये पब्लिकेशन की 3 टाइमलाइन लिख लीजिएगा कि पब्लिकेशन कब होगा। फॉर्म नंबर 9 फाइल हुआ तो विद इन नेक्स्ट मंथ ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोकेशन। Sir, 1 second. If Form 9 is filed, then within 1 month after revocation. Sorry. The first one is Form 9. If Form 9 is not filed, and if revocation happens before 18 months, then 18-month timeline will be followed and will be followed.
if in case revocation takes place after 18 months, example 20 months or later, then once revocation happens, the next month, within a month, no sir, within a month, within a month, within a month, Application published. it will be published. Done, sir. जी। अब बाकी की कोई भी एक्टिविटी हो, बाकी की कोई भी एक्टिविटी हो जो सिक्रेसी डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए थी मगर हुई नहीं, तो उसके लिए सिक्रेसी डायरेक्शन जब भी रिवोक होता है और जितने पीरियड के लिए रहता है उतने पीरियड का एक्सटेंशन मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बाकी की कोई भी प्रोसीजर के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा कि ये कौन सी चीज हमने ये की, फॉर्म नंबर 3 फाइल करना हम भूल गए। तो फॉर्म नंबर 3 फाइल करने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड क्या रहेगा? फॉर्म नंबर 3 फाइल हम करना भूल गए। फॉर्म नंबर 3 कब फाइल करना होता है? Within 3 months. हाँ, विद इन 3 मंथ्स या विद इन From the 6 date. मंथ फ्रॉम फाइलिंग, विद इन 6 मंथ फ्रॉम फाइलिंग, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम फाइलिंग आप करना भूल गए मान लीजिए, लेट सपोज, और उसमें सिक्रेसी डायरेक्शन लग गई। भूल गए इन द सेंस सिक्रेसी डायरेक्शन लगी थी इसीलिए आपने नहीं किया। तो अब सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होगी, वहां से जितने महीने के लिए सिक्रेसी डायरेक्शन लगा था, मान लीजिए 6 महीने के लिए लगा था, 8 महीने के लिए लगा था, 12 महीने के लिए लगा था, तो उतना ही पीरियड आपको मिलेगा ये टाइमलाइन को कवर करने के लिए। समझ पा रहे हैं? यानी हाँ, सिक्रेसी डायरेक्शन, सबसे पहले मैडम दिमाग में रखिए कि सिक्रेसी डायरेक्शन कितने पीरियड के लिए लगा था, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। ये समझ में आई बात? जो भी सिक्रेसी डायरेक्शन के अंदर जो भी प्रोसीजरल पार्ट आपने मिस किया है उसके लिए आपको एक्सटेंशन मिलेगा। एक्सटेंशन कितना मिलेगा? उतना ही जितना सिक्रेसी डायरेक्शन लगा था। ओके, आगे 6 months के लिए लगा तो 6 months के लिए हमको टाइम मिलेगा। हाँ, रिवोकेशन के बाद 6 मंथ का टाइम मिलेगा, जो भी उसके बीच में कोई प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप भी हो सकता है। यस, हो सकता है, फॉर्म नंबर 18 एंड फॉर्म नंबर 9 को छोड़ते हुए। हाँ, तो टाइमलाइन। टाइमलाइन बोलिए, किसके बारे में लिखूं? फिर से बता दूं एक बार। हाँ सर।
पहले लेते हैं फॉर्म नंबर 18 के लिए। एज पर सेक्शन नंबर 38 हम बात कर रहे हैं अभी सारी चीजें। सेक्शन नंबर 38 फॉर्म नंबर 18 के लिए अगर सिक्रेसी डायरेक्शन जब रिवोक हुआ तो वहां से 6 मंथ या फिर 31 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी, विच एवर एक्सपायर्स लेटर। लेटर। पब्लिकेशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए 18 मंथ टाइमलाइन एज इट इज इंटेक्ट रहेगी। अगर 18 मंथ से पहले पहले क्या कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया, तो 18 मंथ की टाइमलाइन इंटेक्ट है। मगर कब? जब फॉर्म नंबर 9 फाइल नहीं किया है तब। अगर 18 मंथ के बाद आफ्टर दैट अगर रिवोक होता है सिक्रेसी डायरेक्शन तो विद इन 1 मंथ उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। सर इवन दो फॉर्म इवन 9 इज फॉर्म नॉट नंबर फाइल्ड। 9 फाइल था तब भी यही टाइमलाइन रहेगी। ओके, फॉर्म नहीं भरा तो भी। नहीं भरा तो आफ्टर 18 मंथ के लिए यही रहेगा। ओके। और फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो आफ्टर या बिफोर कुछ भी हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर जैसे ही सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुआ उसे 1 महीने में पब्लिश होना है। ओके, यस। तीसरी टाइमलाइन, मान लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 3, अगर ये सारी प्रोसीजरल पार्ट ड्यूरिंग सिक्रेसी डायरेक्शन आ रही थी, ड्यूरिंग सिक्रेसी डायरेक्शन इफ नॉट फाइल्ड, तो सिक्रेसी डायरेक्शन जितना ही ड्यूरेशन मिलेगा यहां पर उसको कंप्लीट करने के लिए आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सिक्रेसी डायरेक्शन। सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होने के बाद मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन 8 महीने तक सिक्रेसी डायरेक्शन में थी, तो ये फॉर्म नंबर 5 और 3 फाइल करने के लिए आपको 8 महीने मिलेंगे। ये लिखा है रूल नंबर 72 के सब क्लोज 2 में। एनी डाउट सर? No, sir. I'll read. सर If आफ्टर any procedure has to be done or pending, example Form 3 or Form 5 or incomplete, and if section secrecy direction applied, then those incomplete procedure can be completed after revocation. If secrecy direction applied for 6 months, then the applicant will get 6 months. If 8 months, then he'll get 8 months. This extension will be applied or given. Rule number 72, subclause. सब क्लोज 2, सब क्लोज 1 में वो 15 डेज की बात है, सब क्लोज 2 में ये सेम ड्यूरेशन की बात है। रूल नंबर 72 पढ़िए बैरेक्ट से। सेक्शन 28 रूल 38 नंबर रूल नंबर 72 82। Rule number 72. Registration to be open for inspection. Subclause 1. Subject to the provisions contained in the Act and any rules made thereunder, the register shall. मैडम सेक्शन 72 नहीं, रूल 72। Oh, Rule 72. Sorry. Here it is. Yeah. Sorry, sir. नहीं, मैं सोचने में पड़ गया कि ये इंस्पेक्शन की बात कहां से आ गई एक्सटेंशन ऑफ टाइम में। The result of every reconsideration under subsection 1 of 36 shall be communicated to the applicant for patent within 15 days of the receipt of the notice by the controller. वो 36 वाला। हाँ, अब दूसरा 72 subsection subclause 2, extension of time on revocation of secrecy direction under section 38. The extension of time to be given for doing anything required or authorized to be done under section 38 shall not exceed the period of which direction given by the central government under subsection of section 35 were in force.
तो सेक्शन 35 में क्या है, क्या फोर्स में आता है, सिक्रेसी डायरेक्शन आता है, Yes, sir. उतना ही ड्यूरेशन मिलेगा, करेक्ट। और ये फॉर्म नंबर 18 की अगर आपको टाइमलाइन पढ़नी हो तो बाद में रूल नंबर 24B एंड 24C पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको मिलेगी 6 मंथ एंड 31 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी वाली टाइमलाइन। ओके, एनी डाउट सर, गौरव सर? नो सर, नो सर। आगे बढ़े। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 39, यहां पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, रेसिडेंट। रेसिडेंट यानी क्या, सिटीजन नहीं, रेसिडेंट। जो भी पर्सन इंडिया में रह रहा है, ठहर रहा है, इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, हो सकता है कि वो यूएस का सिटीजन हो सकता है कि वो कोई और देश का सिटीजन हो, मगर वो इंडिया में रुक रहा है, रिसर्च कर रहा है, इंडियन एनवायरमेंट का यूज करके कोई रिसर्च इनोवेशन बना रहा है, उसकी बात है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो Yes, जो sir. रेसिडेंट है वो इंडियन रेसिडेंट ही कहलाएगा, जो इंडिया में रुक रहा है। उसे अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी है पेटेंट की, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि उसे सबसे पहली एप्लीकेशन इंडिया में ही फाइल करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर हुई। और अगर उसे मान लीजिए कि आउटसाइड इंडिया जाना भी है, तो इंडिया में फाइल करने के बाद 6 वीक तक वेट करना पड़ेगा। बिफोर 6 वीक्स वो नहीं जा सकता है आउटसाइड इंडिया। सपोज पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है तो 6 वीक्स तक रुकना पड़ेगा, 6 वीक के बाद वो जा सकता है पीसीटी के लिए, उससे पहले नहीं। तो ये 6 वीक में क्या चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि ये इन्वेंशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से कंसर्न है कि नहीं, डिफेंस से रिलेटेड है कि नहीं। अंडरस्टूड और एनी डाउट? ये फर्स्ट क्लोज है इसका। यानी इन शॉर्ट क्या हुआ, हमने सिक्योरिटी डायरेक्शन को चेक किया, डिफेंस को चेक किया, तो हमने कंसर्न लिया, किसका लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इनडायरेक्टली कंसर्न ही लिया ना, क्योंकि सिक्योरिटी डायरेक्शन इंपोज होगी तो हमें किसके साथ बात करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, अदरवाइज वी कैन नॉट फॉरवर्ड इट टू एनीवन एनीवेयर। तो इंडिया में जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखिएगा, यहां पर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो रेसिडेंस है इंडियन, Indian. सिटीजन मत लिखिएगा, रेसिडेंस लिखिएगा। और रेसिडेंस है तो उसे फर्स्ट एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करनी कंपलसरी है, और इंडिया से बाहर अगर वो फाइल करना चाहते हैं तो 6 वीक के बाद जा सकते हैं। लिख लीजिए। Done, sir. मान लीजिए कि तब भी वो एप्लीकेंट पहली बार इंडिया में फाइल करना नहीं चाहता है, इन एनी केस वो पहली एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया ही फाइल करना चाहता है, तो उसके लिए है परमिशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 25, जिसे कहते हैं फॉरेन फाइलिंग एप्लीकेशन एज वेल। फॉर्म नंबर 25 फाइल करके
वो पर्सन आउटसाइड इंडिया सबसे पहली एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, मगर सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 25 फाइल करके इंडियन कंट्रोलर के पास से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 25 जब वो फाइल करेंगे और कंट्रोलर उसको चेक करने के लिए 21 डेज लेंगे। मान लीजिए कि वो 21 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन सिक्रेसी डायरेक्शन के अंदर आती है, तो फिर वापस कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वापस उस पर जब रिप्लाई देगी तब उस दिन से 21 दिन गिने जाएंगे। एनी डाउट इन इट? सर अगेन सर, हाँ किस जी दिन से वापस 21 डेज गिनी जाएगी? मैडम, पहले तो सिंपल केस कि आपने एप्लीकेशन फाइल की, डायरेक्ट बाहर फाइल करनी है। आपने फॉर्म नंबर 25 फाइल किया, कंट्रोलर विल टेक 21 डेज यस सर। टू रिप्लाई यू। इफ मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन फॉल करती है सिक्रेसी डायरेक्शन में, तो उस केस के अंदर कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट वापस उनको रिप्लाई करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिप्लाई करेगी वहां से वो 21 डेज काउंट होंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉल होती है सिक्रेसी डायरेक्शन में तो। ओके सर। गौरव सर, एनी डाउट? सर व्हाट इज नो डीएनए क्या है सर? हाँ, नो। आउटसाइड इंडिया। हाँ सर, आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए आउटसाइड कि इंडिया। डायरेक्टली कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया फाइल करना चाहता है, पहले ये कंडीशन समझे हम्म आउटसाइड इंडिया से, और हम्म उस एप्लीकेशन को फाइल करना होगा फॉर्म नंबर 25 से। पहले हम्म, इंडिया में फाइल ही नहीं करना, आउटसाइड इंडिया। नहीं। हाँ। ओके। अब उसमें है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में डिफेंस या एटॉमिक एनर्जी से ओके। रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो हम्म। कंट्रोलर आपको 21 डेज में रिप्लाई कर देगा। बट हम्म। मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन डिफेंस या एटॉमिक एनर्जी से, यानी सिक्रेसी डायरेक्शन लग सकता है आपकी एप्लीकेशन पे, हम्म, तो फिर कंट्रोलर पहले उस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब उनको रिप्लाई करेगी वहां से 21 डेज काउंट होंगे। ओके। तो सपोज वो बाहर का जाने ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया में वो आफ्टर 21 डेज जा आफ्टर सकता है। अप्रूवल सब यानी फाइल कर सकता है। हाँ, डायरेक्ट पहली एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया में फाइल कर सकता है, भले ही वो रेसिडेंस ऑफ इंडिया था, भले ही उसने सारे इंडियन रिसोर्सेज को यूज किया था, बट वो हम्म। फॉर्म नंबर 25 फाइल करके परमिशन ले सकता है। हम्म। किसके लिए परमिशन? कि सर मैंने रेसिडेंस ऑफ इंडिया होते हुए भी मैं पहली एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूं आउटसाइड इंडिया में, उसकी परमिशन है। इसे कहा ही जाता है फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस। फॉर्म नंबर 25 को कहा जाता है फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस। सर इसकी फीस होती है? फॉर्म नंबर 25 की फीस होती है मैडम, एक एक मिनट दीजिए, शायद 2400 रुपये होंगे, फिर भी मैं देख लेता हूँ। 1600 या 2400, दोनों में से एक है। 2400, 2400 मैडम। सर 2400 इज द फीस ऑफ फॉर्म नंबर 25। मैडम आपने क्या क्या खाया था कल? पता नहीं सर, कुछ नहीं खाया था कल शाम को। तो सीजनल चेंज हो गई और आप ऐसे ही ठंड में सो गए थे क्या पूरी रात? हाँ एक्चुअली बहुत ठंडी है सर, यहाँ पे वॉकिंग गए थे हाँ लोग रात को। सर, मुझे हुआ था, अभी मैं रिकॉर्ड हो गया, अभी मैम को हो गया। नहीं, बाय नाइट आई शुड बी फाइन। हाँ, आज ठंडी लग रही है सर, अभी नहीं, बीच में अभी। बैंगलोर में अभी बहुत ठंडी है सर। हम्म। दैट टू आज। स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग। हाँ। तो हीटर हीटर आज। नहीं है रूम में? नहीं सर, 2 मंथ सिर्फ ठंडी पड़ती है, बस इतना ही। तो मैडम क्या हुआ, 2 महीने ठंडी सस्टेन करने के लिए क्या मैडम? हीटर लगा दीजिए, उसमें क्या है। या सर,
और ऊपर से हम लोग 8th फ्लोर पे रहते हैं। 8th फ्लोर, ओ तो और ठंडी लगेगी, जितनी हाँ। ठंडी होनी चाहिए उससे ज्यादा। यस सर। गौरव सर तो अभी अभी रिकवर हुए, उनकी इम्यूनिटी बरोबर है। नहीं हाँ सर, सर, एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लिए मैंने अभी। तीन बाय महीने के लिए, नाइट। 3 महीने के लिए प्रोटेक्टेड बाय एंटीबायोटिक। मैं तो ऐसे दिन गिनता हूँ, एजिथ्रोमाइसिन मैंने नहीं खाई है 3 महीने से। मुझे पता ओह। है कि ये कोर्स चालू होगा तो एजिथ्रोमाइसिन मुझे खानी है, अगर मैं बीमार हुआ तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड विद इट। तो एजिथ्रोमाइसिन पड़ी भी है घर पे, और अगर जैसे ही बीमार हुआ, मुझे थोड़ा सा भी लगा गला खराब है, ये है वो है, मैं तुरंत खा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं सर, आई विल बी फाइन बाय टुमारो। मैडम आपने शायद अभी अभी 15 से 20 बार छींक खा लिए। सर मीन्स मेरा एक बार स्टार्ट होता है तो मतलब पूरा दिन चालू होता है वो सर। इम्यूनिटी कंसर्न होती है मैडम, वो अच्छा नहीं कहा जाता है। मीन्स वहाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप रिकवर करने की कोशिश कीजिएगा। राब पीते हैं आप? राब राब बनाते हैं, पता है जिन लोग राब बनाते हैं, राब पीते हैं आप? यस सर, पीते हैं तो सर। हाँ, तो राब पीजिएगा, उससे यस। आपको राहत मिलेगी। सर आपको पता है राब क्या होता है? नहीं नहीं सर। सर वो गुड़ और लौंग और वो सारी चीजें डाल के एक पानी का ही राब बनता है, गट्टा हम्म। बनता है वो, काढ़ा टाइप्स। गाढ़ा ओके। टाइप, हाँ। हाँ सर, काढ़ा तो लेते हैं हम। सी वो सर हमारे सब में होगा बट नेम डिफरेंस। अलग अलग होंगे, हाँ गाढ़ा हाँ, होगा राइट वो। राइट सर। इवन इट विल बी देयर इन जी। योर्स बट नेम चेंज विल बी हाँ हाँ। मे भी हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं। हाँ। देयर। Sir, control to central government. Central government again will reply to controller. Then after that 21 days, यस, it will go down. इफ सिक्रेसी If डायरेक्शन इज the इम्पोज्ड। secrecy direction is okay, sir. Done. And Impose. this is as Let's per see the rule number reply. 71. And this particular timeline of 21 days is as per rule number 71. Yes, sir. If secrecy direction is imposed. Yes. Yes. अब आते हैं सेक्शन नंबर 40। सुन लीजिए पहले, फिर लिख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 40 कहता है कि किसी ने अगर सेक्शन नंबर 35 और 39 की बात ना मानी, कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो क्या होगा? 35 की बात ना मानना, इट मींस सिक्रेसी डायरेक्शन में रहते हुए भी उस पर्सन ने और कहीं पर अपने एप्लीकेशन का पब्लिकेशन कर दिया, उसे पता था कि सिक्रेसी डायरेक्शन लगा हुआ है, फिर भी उसने कहीं जाके पब्लिश कर दिया। सेकंड थिंग, उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 35। और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 39, रेसिडेंस ऑफ इंडिया होते हुए भी वो पर्सन क्या कर रहा है? बाहर जाके पहली एप्लीकेशन फाइल करके आ रहा है। उसे पता है कि सेक्शन नंबर 39 यहां पर है, फिर भी वो पहली एप्लीकेशन विदाउट फाइलिंग फॉर्म नंबर 25 क्या करता है? बाहर फाइल करता है। तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 39। मान लीजिए ऐसा कोई भी पर्सन है जो कॉन्ट्रावेंशन करता है सिक्रेसी डायरेक्शन 35 का या 39 का, तो उसकी अगर एप्लीकेशन जब भी इंडिया में फाइल होगी तो उसे हैव बीन अबेंडेंड कर दिया जाएगा। एंड अगर कोई पेटेंट फाइल होगी तो वो टू बी रिवोक्ड हो जाएगी। यानी एप्लीकेशन फाइल होगी तो उसे अबेंडेंड कर दिया जाएगा इंडिया में, और उसकी पेटेंट अगर ग्रांट हो गई है भूल से भी, ऐसे केस के अंदर जिन्होंने ये फाइलिंग यानी ये कॉन्ट्रावेंशन किए हैं, तो उनकी पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा। एनी डाउट इन दिस? No doubt, sir. मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कैसे लिखूं वैसे। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 35 एंड 39, एप्लीकेशन तो अबेंडन, पेटेंट तो रिवोक। Yes, sir. If in case applicant has have, has published his invention
even after secrecy direction imposed and if he also files outside India, then his application will be to be abandoned, na sir? एप्लीकेशन हैव बीन अबेंडेंड Have been abandoned. और Abandoned. पेटेंट टू बी रिवोक्ड. Abandoned. If it Sir, if in case applicant has published his invention even after secrecy direction imposed, and if he also files outside India, then this application will be have been abandoned, will be considered have been abandoned. वो बाहर वाली एप्लीकेशन नहीं, वो अगर कोई एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करते हैं तो Outside people will file in India. जो जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया मैडम, कॉन्ट्रावेंशन कौन करेगा? वो पर्सन ही करेगा ना जो जो बाहर फाइल कर रहा है पब्लिकेशन, सिक्रेसी डायरेक्शन में होते हुए भी एप्लीकेशन को बाहर फाइल कर रहा है. Okay, okay. बाहर की एप्लीकेशन पे हम कुछ नहीं करेंगे. वो जब इंडिया में फाइल करने आएगा वापस तो हम उसे मना कर देंगे, भाई इंडिया में तू अलाउड नहीं है क्योंकि तूने 35 की बात नहीं मानी. Okay. Or by chance, if his patent has granted, then the patent will be revoked under. रिवोक्ड. एग्जैक्टली. और ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं की है तो भी हो सकता है. दोनों की दोनों कंडीशन ना होना जरूरी नहीं है. पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की, 6 वीक के लिए वेट नहीं किया तो सेक्शन 39 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ. Okay. और अगर इंडिया में पहली एप्लीकेशन फाइल की, सिक्रेसी डायरेक्शन लगी है, फिर भी वो बाहर चला गया तो 35 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ. So this is for only for resident only, na? यस, Resident रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सर रेसिडेंट में इंडियन सिटीजन नहीं आते होंगे. नहीं सर, रेसिडेंट इंडियन सिटीजन नहीं आते हैं. कौन आता है? अभी जैसे कि आप, मैं और मैडम पढ़ रहे हैं कहाँ पर? अब मैं मांडवी से पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी जगह से मीन्स इंडिया से ही पढ़ रहे हैं ना हम इंडिया तभी लोग. से, हाँ, तो हम अभी रेसिडेंस ऑफ इंडिया में. मान लीजिए मैडम कल चले जाए टोरंटो में, वो वहां से पढ़ रहे हैं, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं मगर वो रेसिडेंस ऑफ इंडिया नहीं है एट दैट टाइम. वो रिसाइड कर रहे हैं कनाडा में फिर उस टाइम पे. सो ऐसे बोल सकते हैं यानी हम फिर रेसिडेंट में आएंगे ना सर? हाँ, हम अगर इंडिया से हम बात कर रहे हैं, देखिए सर, इंडिया कंट्री के अंदर अगर आपका आप रह के बात कर रहे हो तो रेसिडेंस ऑफ इंडिया में आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिटीजन. इसीलिए ये जो परफेक्ट है ना, ये ऐसे आपका क्वेश्चन भी ऐसे आया था कि कुछ यूके और वहां से कोई पर्सन थे जो इंडिया में आए थे, उन्होंने कुछ इन्वेंशन किया, अब वो पहली एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं आउटसाइड, आपके पास आ रहे हैं एज बीइंग अ पेटेंट एजेंट, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? तो क्या एडवाइस होगी आपके पास कि भले ही बाहर पहले फाइल करो मगर पहले आप परमिशन ले लो बाय फाइलिंग application by filing form 28 25. 25. दैट वुड बी द आंसर. डन सर? Yes, हाँ, sir. हाँ. ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर 40 में. 41. 40 हो गया. 41 में फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट. जितने भी ये चैप्टर में सिक्रेसी डायरेक्शन में रहते हुए जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कंट्रोलर के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी उनको
नोटिस दिया गया है, वो सारे नोटिस के ऊपर कोई अपील कहीं पर भी नहीं हो सकती है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में। इट कांट बी अपीलेबल। Okay. एप्लीकेशन कंट्रोलर, ओके, कंट्रोलर डायरेक्शन। Then in the case of secrecy direction, okay. पूरे चैप्टर में, नॉट इन द केस ऑफ सिक्रेसी डायरेक्शन, फ्रॉम द सेक्शन नंबर 35 till 40, whatever will be the decision of controller or whatever will be the decisions of central government, those are final. वो फॉरेन फाइलिंग के लिए भी हो सकता है Okay. और कांट बी अपीलेबल। What is the full form of IPAB, sir? Appellate Board. हाँ, Appellate इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट of बोर्ड, Appellate Board. Okay. अब कि निकल नहीं चुका है है, ना सर, निकल चुका इसकी है। जगह पर है आईपीडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट। Yes, sir. सिंपल सा है। अब सेक्शन नंबर 42, सेक्शन नंबर 42 ये कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन हो जो आप पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं, चाहे वो अभी तक पब्लिश ना भी हुई हो, मगर सिक्रेसी डायरेक्शन को चेक करने के लिए वो एप्लीकेशन को कंट्रोलर देख भी सकते हैं, कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन साझा भी कर सकते हैं, और अगर कंट्रोलर चाहे ऑन दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि इस एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन कर दीजिए, तो एग्जामिनेशन भी हो सकती है विदाउट हैविंग एनी पब्लिकेशन ऑफ इट। ये 42 में लिखा हुआ है, सभी की होगी होगी ये बात नहीं है। अगर वो करवाना चाहे तो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहे तो बिफोर पब्लिकेशन भी वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर। 42 सेक्शन यही कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को कंट्रोलर देख सकते हैं विदाउट इट्स पब्लिकेशन, और उसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साझा भी कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन ऑन। एनी डाउट सर? No. सर डिस्क्लोज ओनली विथ कंट्रोलर ना, एग्जामिनर रिपोर्ट तो डिस्क्लोज होती नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रहती डिस्क्लोजर है। कंट्रोलर विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल और गवर्नमेंट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर निकाल के दे सकते हैं, चाहे वो भले ही प्रोविजनल फाइल हुआ हो, कंप्लीट फाइल हुआ हो, जिसकी पब्लिकेशन ना भी हुई हो, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकते हैं। इवन उसकी एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। अगर कंट्रोलर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ऑर्डर करे कंट्रोलर को कि इस एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन करवा दो, तो एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। ओके, तभी तो जाके वो डिसीजन लेंगे ना। पब्लिकेशन से पहले ही डिसीजन लेना है कि पब्लिकेशन नहीं करने देना है। डिसीजन कब लेना है पब्लिकेशन के बारे में? पब्लिकेशन से पहले ही लेना है। तो अगर देखेंगे ही नहीं एप्लीकेशन को तो जज कैसे करेंगे? हाँ हाँ सर, एग्जामिनर का रोल इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. Done. सेक्शन नंबर 43 पे आता है। ये क्या बात होगा? ओके चलिए,
चल लिखवा देते हैं 43। सेक्शन नंबर 43 ये कहता है इट्स अ ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। इसमें जिस दिन ग्रांट मिलती है उसे कहते हैं डेट ऑफ ग्रांट। जिस दिन उसको रिकॉर्ड में लाया जाता है यानी रजिस्टर में मेंशन किया जाता है उसे कहते हैं रिकॉर्डल ऑफ ग्रांट। और जिस दिन ग्रांट पब्लिश होती है उसे कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट का रिलेवेंस हमें पता है, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में इसका रिलेवेंस है विद इन 21 and 25. हाँ नहीं यहाँ पर 25(2) स्पेसिफिकली पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट है हाँ तो यानी post पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। तो इसका इंपोर्टेंस हमें पता है। ये रिकॉर्डल डेट ऑफ ग्रांट का इंपोर्टेंस इस तरीके से है कि जब भी आपकी पेटेंट ग्रांट होगी तो रिकॉर्डल डेट ऑफ ग्रांट से विद इन 3 मंथ्स में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी। एंड डेट ऑफ ग्रांट का सिग्निफिकेंस है कंपलसरी लाइसेंस में। कंपलसरी लाइसेंस आता है सेक्शन नंबर 84 में। आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट से कोई भी पर्सन कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो डेट ऑफ ग्रांट का रिलेवेंस है सेक्शन नंबर 84 कंपलसरी लाइसेंस में। रिकॉर्डल ऑफ ग्रांट का इंपोर्टेंस है 3 मंथ्स फ्रॉम दी डेट ऑफ रिकॉर्डल रिन्यूअल फीस पे करनी है। और वो आती है सेक्शन नंबर 142 उसके नहीं 144 सब क्लोज 4 में। और ये आता है सेक्शन नंबर 25 सब क्लोज 2 में पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट की बात। इस तीनों डेट में कोई डाउट? जनरली जो डेट ऑफ ग्रांट होती है वही रिकॉर्डल डेट ऑफ ग्रांट होती है, उसमें जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता है। रूल में ऐसा मेंशन है कि डेट ऑफ ग्रांट से सर्टिफिकेट आने में 7 दिन लग सकते हैं, यानी डेट ऑफ ग्रांट से रिकॉर्डल ऑफ ग्रांट के बीच में मैक्सिमम पीरियड जो हो सकता है डिफरेंस का वो है 7 दिन। थ्री मंथ्स रिन्यूअल फीस किस बात की सर? ग्रांट मैडम अभी मिली है। हाँ मैडम, मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन फाइल की ऑन 1/1/24 को, आपको ग्रांट मिली ऑन 1/1/27 को। ओके मैडम, तो इसमें 3 बरस हुए आपके। देखिए पहला बरस हुआ 1/1/24 से 1/1/25, यस सर। ये ओवर हो गया। एंड 1/1/25 से 1/1/26 ये भी ओवर हो गया। 3 अब years. अब बचा तीसरा ईयर 1/1/27 से 26 से 1/1/27। अब ये लास्ट डे पे आपको ग्रांट मिल रही है ये ईयर में, यानी ये कौन सा ईयर है? 3rd ईयर। थर्ड ईयर। ये कौन सा था? 1st ईयर। ये कौन सा था? 2nd ईयर। सेकंड ईयर। तो ये सभी की रिन्यूअल फीस होती है। इसकी 800 रुपये है, इसकी भी 800 रुपये है, इसकी भी 800 रुपये है। पहले 6 बरस तक होती है रिन्यूअल फीस 800 रुपये, मगर पहले 2 बरस की रिन्यूअल फीस हम फॉर्म नंबर 1 में इकट्ठा ही दे देते हैं 1600 रुपये। तो ये 800 तो दे दिया हमने, अब बचा कितना? 800. 800 रुपया। तो ये 800 रुपया हम कब तक फाइल कर सकते हैं? हमें Record- ग्रांट मिली 1/1/27 को, तो ग्रांट की डेट से नहीं, मान लीजिए रिकॉर्डल डेट है 7/1. हाँ
7 1 ले लीजिए, 8 1 ले लीजिए, 7 1 27। तो 7 1 27 में वापस हम एंटर कर गए यहां पर भी 1 1 27 से 1 1 28 में। तो उसके भी फोर्थ ईयर के भी 800 रुपये। हम्म, यानी वन कौन सी डेट है, 7 1 27 से लेके 3 महीने में। रिकॉर्डल डेट से 7 1 27 क्या है, रिकॉर्डल डेट है। तो रिकॉर्डल डेट से 3 महीने में हमें कितनी फीस फाइल करनी पड़ेगी, 800 प्लस 800, 1600। ये होती है रिन्यूअल फीस का कॉन्सेप्ट। ओके सर। एनी डाउट? नो सर, 1 2 मिनट लिख लेती हूँ। सर ये रिकॉर्डल ऑफ ग्रांट 3 मंथ रिन्यूअल फीस के बाद क्या लिखा है सर? एस 1600 रुपये 14। ये एग्जाम्पल है, 1600 रुपये ये एग्जाम्पल। 2 बरस का बाकी रह गया इसीलिए। ये सर थर्ड थर्ड लाइन में, सर थर्ड लाइन के लास्ट में एस सेक्शन 14 कहाँ पर? रिन्यूअल फीस थर्ड लाइन ऊपर से थर्ड लाइन सेक्शन 144 सब क्लोज 4। 144। ओके ओके हाँ। ओके So every year we have to pay 800, no sir? हाँ जी मैडम, उसका मैं आपको बाइफर्केशन बता देता हूँ। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर उसका बाइफर्केशन है पूरा। लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर। फॉर फर्स्ट 1 2 ईयर की तो हमने पे ऑलरेडी कर दी, 1600 रुपये विद फॉर्म नंबर 1। Yes sir. अब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर इसकी है 800 रुपीज पर ईयर। Yes sir. फिर 7 8 9 10 इसका है 2400 रुपीज पर ईयर। फिर 11 से लेके 15 ईयर तक 4800 रुपीज पर ईयर। एंड 16 से लेके 20 ईयर्स तक 8000 रुपीज पर ईयर। बहुत एक्सपेंसिव है सर। कमर्शियलाइज है, ठीक है फिर। सर होता क्या है पता है, क्लाइंट है ना, पेटेंट फाइल करवा लेते हैं, फिर उनको हम जी कहते हैं ना कि रिन्यूअल फीस भी पे करनी होगी आफ्टर ग्रांट। तो वो ऐसा जी कहते हैं कि ये आपने पहले नहीं बताया था। हाँ और होता क्या है कि अगर पहले से आप इतनी फीस बता दो ना, तो वो पेटेंट ही फाइल नहीं करेगा, आधे क्लाइंट तो वहां पर हाँ ही चले जाएंगे। हाँ सर। ये दोनों पैरामीटर्स हैं। सर लेकिन बाद में हाँ बताओ ना, वो भी प्रॉब्लम है सर, बोलेंगे कि हाँ, आपने पहले क्यों नहीं पहले नहीं बताया? बताया था। दिस इज माइंडसेट, नो? व्हाई डिडंट यू हाँ, टेल बिफोर? हम तो कह ही देते हैं मैडम, जिस दिन आया उसी दिन कह देते हैं कि भाई इतनी तो फीस लगेगी, आप इतनी तैयारी के साथ आइएगा। सर हमारे ऑफिस में भी मैं संजय को बोलती हूँ, जो भी है पहले से बता दो, ये बात की बात में बात की बात ही नहीं होनी मगर चाहिए। मैडम कितने कंसिक्वेंसेस बताएं? अब ये पूरा एक्ट है, एक्ट के कितने कंसिक्वेंसेस बताओगे बोलो? हाँ, सब कुछ तो नहीं बोल सकते, बट व्हेन इट कम्स टू मनी, नो सर, क्लाइंट्स विल गेट मैडम डिसअपॉइंट। पेटेंट एक्ट ही इसीलिए बनाया है कि पूरा एक्ट ही मनी के ओरिएंटेड ही है। मनी आप क्यों? बात सही कभी है। ये फॉर्म भरो तो इतनी फीस, ये फॉर्म भरो तो उतनी फीस, बिना रुपयों के कहाँ बात है यहाँ पर? बात सही है सर, बट वहां पे भी इतने मेंबर्स काम करते हैं ना एक एक फाइल के ऊपर, तो दे ऑल्सो हैव टू पे विद दिस ओनली, उनकी सैलरी। सही बात है मैडम, ऑटोनोमस बॉडी है ये तो पूरी की पूरी। हाँ, कमर्शियल पर्पस यानी कमर्शियल जो बड़ी है, हम्म।
के लिए ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज। लिख लिया सर, ये आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ सर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 44 में। अब ये लास्ट सेक्शन करते हैं आज के दिन का। हाँ जी सर। ध्यान से इसको समझिएगा। एक एप्लीकेंट है A1, जिसने एक एप्लीकेशन फाइल की 1/1/24 को। फिर ये एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है और उसी एप्लीकेंट के नाम पे पेटेंट ग्रांट हो जाती है। ग्रांट किसके नाम पे हुई? डिसीज पर्सन। डिजीज पर्सन के नाम पे। अब उस डिजीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना नाम एंटर करवाना चाहता है आफ्टर ग्रांट। आफ्टर ग्रांट तो वो करवा सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 10। इसके भी 2400 रुपये है। ये केस में कोई डाउट? ओके। अब यही केस में मैं इतना लिख दूं कि A1 एप्लीकेंट था, उसने फाइल की थी एप्लीकेशन 1/1/24 को। अब ग्रांट मिली इस एप्लीकेशन को, पहले ग्रांट मिली और फिर उसके बाद में उस एप्लीकेंट की क्या हो गई? डेथ हो गई। पहले ग्रांट मिली फिर डेथ हो गई, तब भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फॉर्म नंबर 10 फाइल करना पड़ेगा 2400 रुपये देके, और अपना नाम A1 की जगह पर अमेंड करवाना पड़ेगा। क्या होगा ये? अमेंड हो जाएगा। अमेंडमेंट है ये। क्या होगा? ये सेक्शन नंबर 44 में क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। इट इज नॉट सब्सटीट्यूशन, इट इज अमेंडमेंट। चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, सभी केस में क्या हो रहा है? अमेंडमेंट। और एक केस देता हूं, रुकिए रुकिए सर, पहले तीनों केस देख लीजिए, फिर इसको पढ़िए और अप्रिशिएट कीजिए और साथ में लिखिए। तीसरा केस दे रहा हूं। तीसरे केस में एक कंपनी थी, कंपनी C1 थी। अब इस केस में एक ही केस होगा, कंपनी C1 सीज हो जाती है बिफोर ग्रांट, और कंपनी C2 उसे टेक ओवर कर लेती है। मगर इसमें कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ बिफोर ग्रांट। कंपनी C1 कब सीज हो रही है? बिफोर ग्रांट। और C2 कंपनी उसे टेक ओवर कर रही है, तो अब C2 कंपनी, जब ये ग्रांट हो जाएगी एप्लीकेशन, अब C2 कंपनी को पता चला कि ये एप्लीकेशन थी जो C1 ने फाइल की थी, वो क्या हो गई? ग्रांट हो गई। तो ग्रांट होने के बाद C2 कंपनी फॉर्म नंबर 10 फाइल करके ये ग्रांट पे अपना अधिकार ले सकती है। और उसके लिए ये कंपनी होगी, तो कंपनी के लिए प्राइस होगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बात समझ में आई? कंपनी के केस में क्या होगा? सीज बिफोर ग्रांट, यही ऑप्शन होना चाहिए। पर्सन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन कभी भी डेथ करे, चाहे एप्लीकेशन फेज में डेथ करे या फिर ग्रांट होने के बाद डेथ हो जाए उनकी, उन दोनों केस में फॉर्म नंबर 10 लगेगा। बट कंपनी के केस में कब लगेगा? बिफोर ग्रांट। पहले ये तीन चीज लिख लीजिए, फिर एक बार सेक्शन नंबर 44 को क्रिटिकली पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कि ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। सर फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या फर्क है सर? फर्स्ट केस में ये है मैडम कि एप्लीकेंट की डेथ कब होती है। यहां पर डेथ हो रही है एप्लीकेशन फेज में और फिर ग्रांट हो रहा है पेटेंट। दूसरे केस में पहले ग्रांट हो रहा है फिर डेथ हो रही है एप्लीकेंट की। दोनों केस में बट इट इज द सेम ना, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव F10 डाल के ही कैन। जी, बट इस केस को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको ये दो केस दिए। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी अगर ग्रांट हो जाए तो फिर C2 नहीं ले सकती है। कंपनी के केस में अगर पेटेंट ग्रांट हो जाए तो C2 नहीं ले सकती है।
ओके सर। अगर ग्रांट नहीं है और सीज हो जाती है उससे पहले और C2 ने टेक ओवर कर लिया इन बिटवीन, ओनली इन दैट केस यू कैन। तो फिर जब C1 के नाम पे ये पेटेंट ग्रांट होगी तो C2 उसे फॉर्म नंबर 10 फाइल करके अपने नाम पे करवा लेगा। और ये सारी चीजें क्या है? अमेंडमेंट है, ये याद रखिएगा, दिस आर अमेंडमेंट। जी सर, ચાલ દો ગાડી પાસે, અહીંયા ગાડી અહીંયા છે મિકેનિકલમાં। હા હા, કોઈ જ નથી, તું જ છો મારા ભાઈ। તો આવી જાઓ ને મિકેનિકલ પાસે, અહીંયા જ છે ગાડી, પાછળની સાઈડમાં મિકેનિકલની। एक बार बेयर एक्ट को ओपन करके ये पढ़ लीजिए और इसको यानी देखिए कि ये चीज वहां पर मेंशन है कि नहीं। 44 को पढ़िए, सेक्शन नंबर 44 बेयर एक्ट को ओपन करके। Amendment of the patent granted to deceased applicant, where at any time after the patent has been granted in a pursuance of any application under this act, the controller is satisfied that the person to whom the patent was granted has dead, or in case of a body corporate, had ceased to exist before a patent was granted. The controller may amend the patent by substituting for the name of that person the name of a person to whom the patent ought to have been granted, and the patent shall be deemed always to have had effect accordingly. ये अप्रिशिएट कर पाए सर आप? एप्लीकेंट के केस में ऐसा नहीं है, एनी टाइम है, मगर कंपनी के केस में बिफोर ग्रांट है। सही है? हाँ ओके सर, परफेक्ट। बस यहां पर हम रुकते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। आपको सर एक रिक्वेस्ट है, आपको जी कैसे, जी। आप कितने बजे अभी फ्री होंगे शाम को? अभी आप बताओ सर। सर मैं आपको कितने, 5, 5:30, 5:30 या 6 बजे एक छोटा सा कॉल करूं? एक्चुअली जी जी। एक्चुअली सर, मैंने जो आपको पीपीटी दी है ना, ऑल पीपीटी वाली, हाँ 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 सर। मैं दूसरी भी एक पीपीटी भेज देता हूँ आपको। ये वही पुरानी वाली भेजी है ना, एक नई है। इसमें सर है ना, पेज नंबर 315 या 310 से ड्राफ्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ड्राफ्टिंग के बारे में। जी सर। और आप तो मुझे पेज नंबर ड्राफ्टिंग पेज नंबर 310 या उस तरीके से, एक ही मिनट में आपको 315 सर। 315 से 315 से जी जी सर। 315 से एक ड्राफ्टिंग की एक्सरसाइज भी दी है, और ड्राफ्टिंग के बारे में, ड्राफ्टिंग में टाइटल कैसे लिखते हैं, फील्ड ऑफ इन्वेंशन कैसे लिखते हैं, वो सारी बातें लिखी गई है। तो वो चीज को आप पढ़ लीजिए, और उसमें एक ड्राफ्टिंग की एक एक्सरसाइज भी है, जी जी उससे आप लिखिए, मीन्स समझिए उसमें क्या लिखा है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है ना सर, तो मुझे कॉल कीजिए एट ए टाइम, जी मगर ये जी आज आप कर लीजिएगा। तो आज आपके हाँ पास 2 टास्क है। कौन से 2 टास्क? पहला टास्क सभी आपके पास और मैडम के पास भी, ये जो सेक्शन हमने देखे उनको कैसे लिखना है। पहले एक सेक्शन, कीवर्ड, रूल, फॉर्म, फीस, टाइमलाइन, ये 6 बाइफर्केशन से 1 to 44 तक जाना है। यस सर। दूसरा, मैडम आपको तो 2 एक्सरसाइज दे के रखी है, तो आप वो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मुझे लिख के भेजेंगे। हाँ जी सर। एंड गौरव सर, आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को पढ़ के आएंगे कल, कि कंप्लीट जी स्पेसिफिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं,
और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। जी जी सर। एनी अदर थिंग, इसके अलावा कुछ अगर आपकी कोई सामने से डिमांड हो तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुझे आज जल्दी करना पड़ा क्योंकि मुझे अभी जाना है सेक्शन नंबर 54 तक। तो कल तक मेरी थॉट प्रोसेस है कि आपको सेक्शन नंबर 54 तक लेके जाऊंगा एंड फिर डिजाइन एक्ट में लेके जाऊंगा विद इन 1 डे अप टू सेक्शन 16। Yes. ये दो चीज होगी। उसके साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजाइन की रिप्रेजेंटेशन शीट कैसे फाइल करनी है। ये पेटेंट का तो अभी हो ही रहा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैसे लिखना है। उसके साथ में आएगा डिजाइन की रिप्रेजेंटेशन शीट कैसे फाइल करनी है। और इस संडे को आपके वापस 2 एग्जामिनेशंस रहेंगे जहां पर पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। अब एमसीक्यू नहीं, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। उसमें केस स्टडी के आंसर लिखने होंगे, फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखना होगा, डिजाइन का भी और पेटेंट का भी। एंड फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो पेपर रहेगा एमसीक्यू टाइप का, जैसे मेन एग्जामिनेशन होती है वैसे ही। टाइमिंग अगर आप रख सकते हैं तो सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे फर्स्ट पेपर का, एंड दोपहर को 2:30 बजे से 5:30 बजे सेकंड पेपर का। यही मोर और लेस सेम टाइमिंग रहेगी आपकी एग्जामिनेशन के दिन पे ऑन 11th जनवरी। Yes. ओके, तो आज डे हुआ हमारा ट्यूसडे, और कल परसों तो बाय दी थर्सडे और फ्राइडे, मैं मान के चलता हूं कि थर्सडे को ही हम कंप्लीट कर लेंगे और फ्राइडे को एक बार रिवीजन भी कर लेंगे सारी चीजों का, हाँ जी। ताकि सैटरडे या संडे को आप एग्जाम दे सके। आप जो भी तय करें, जिस दिन भी तय करें, संडे को आपको कहीं जाना है, सर सैटरडे आप फ्राइडे तय, सैटरडे रिवीजन कर लेंगे सर, 2 दिन रिवीजन करेंगे तो संडे इजी रहेगा। बस तो फ्राइडे सैटरडे रिवीजन करके संडे को एग्जाम दे देंगे। हाँ। तो हमारा टारगेट रहेगा कि फ्राइडे तक हमें सेक्शन नंबर 54 ऑफ पेटेंट एक्ट, डिजाइन एक्ट सेक्शन नंबर 16 तक, डिजाइन की रिप्रेजेंटेशन सीट कैसे लिखनी है वो, एंड पेटेंट के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैसे लिखने हैं वो, ये सारी एक्सरसाइज हम कवर कर लें। इंक्लूडिंग केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है वो भी फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आपको आंसर लिखने हैं केस स्टडी के भी। Yes. ओके, तो ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। स्टे ट्यून एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। ठीक, थैंक यू Bye थैंक sir. यू। Bye Gaurav. Bye.